नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, देश में इस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, यानी कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व मनाया जा रहा है। और इस बीच जिस तरीके से चरण दर चरण चुनाव आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद अलग अलग मुद्दे भी दिखाई और सुनाई दे रहे हैं, अलग अलग मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। और ऐसे में अगर आप चुनावों में हो रहे भाषणों पर थोड़ा गौर करें तो आपको हिंदू मुसलमान भी कई बार सुनाई देगा। और ज्यादा कोशिश हो रही है कि चुनाव को इस ओर लाया जाए, इस तरह के भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति जो उनको एक रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि 1950 से लेकर 2015 तक देश में हिंदुओं की जो आबादी है वो करीब 8% घटी है। वहीं मुसलमानों की जो आबादी है वो करीब 43% बढ़ी है, जिसको लेकर अब एक नई राजनीति शुरू हो गई है। पहला तो ये कि इस रिपोर्ट का आधार क्या है, दूसरा इन चुनाव के बीच इस रिपोर्ट को लाए जाने का मकसद क्या है, क्या चुनाव की दशा और दिशा बदलने की कोशिश है। ये सारी चर्चाएं इस वक्त इस रिपोर्ट को लेकर हो रही हैं। हालांकि बीजेपी के नेता और तमाम दूसरे दलों के नेता इसको लेकर एक दूसरे पर अलग अलग आरोप भी जमकर लगा रहे हैं। और इस रिपोर्ट के मायने क्या हैं और चुनाव के बीच कैसे इस रिपोर्ट को देखा जाए, इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर चौगावकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है अमर उजाला पर आप दोनों का। समीर जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। चुनाव के बीच ये आबादी वाली रिपोर्ट का मायने क्या है, क्यों ये रिपोर्ट अभी लाई गई, कहां से लाई गई, आधार क्या है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस पर। देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस रिपोर्ट का राजनीतिक लाभ लेना होता तो मुझे लगता है कि चुनाव के जो प्रथम चरण की जो वोटिंग 19 अप्रैल को हुई थी उसके पहले रिपोर्ट आ जाती। 3 चरण का मतदान हो चुका है, 283 सीट्स पर वोटिंग हो चुकी है। उसके बाद कोई राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से इस रिपोर्ट को लाया गया होगा, मुझे इसकी संभावना कम लगती है। लेकिन ये भी सही है कि रिपोर्ट आई है इसके अंदर, और जिस बात का अंदेशा है, आभास है, या जिस बात की चर्चा सब जा रही है कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है और हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो रही है, ये चर्चा में तो था ही। इसका कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। अब ये कितना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन है इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सर्वे हुआ है तो कोई जांच हुई होगी, कोई डाटा इकट्ठा किया गया होगा और उसके आधार पर यह जारी किया गया होगा। देखिए, अगर जनगणना देखें तो 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, और मुझे लग रहा है जब नई सरकार आएगी उसके बाद, अभी परिसीमन होना है सीटों का, तो उस समय जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, तो उस समय वास्तविक स्थिति सब मुझे लगता है पता पड़ेगी। लेकिन अगर जिस संस्था ने यह किया है, प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ी हुई संस्था इकोनॉमिक एडवाइजर है, अगर इन लोगों ने यह किया है तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। और मुझे लगता है कि ये बताता है कि जिस तरीके से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है देश के अंदर और हिंदुओं की संख्या या तो स्थिर है या कम हो रही है, आने वाले समय के लिए यह खतरे का एहसास बताता है कि आने वाले सालों में देश का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है या जो ज्योग्राफिकल चेंजेस हो सकता है वो कैसे नुकसान देश को पहुंचा सकता है, उसकी ओर यह रिपोर्ट इशारा करती है। यह हम बात आप कह रहे हैं पूर्णिमा जी। देखिए, समीर जी जो बात कह रहे हैं मैं वही लेकर आपके पास आ रहा हूं कि इस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है, ये आने वाले खतरे का एहसास करा रही है। और चुनाव के बीच जो बातें हो रही वो तो हो रही हैं, लेकिन क्या आने वाले खतरे का एहसास भी है इसमें? आदर्श जी, मुझे तो ये रिपोर्ट की टाइमिंग पे ही पहले समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव के बीचों बीच जब 3 फेज का चुनाव हो चुका है तो इस तरह की रिपोर्ट लाने का क्या मतलब है। हर किसी को पता है कि 21 का सेंसस अभी हुआ नहीं है, जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, तो एक कोई सलाहकार समिति की रिपोर्ट इस बीच में लाके इस चर्चा को शुरू करने का औचित्य क्या है। पहले तो मुझे इसी में मंशा भी जो है वो डाउटफुल लग रही है। जहां तक चुनाव की बात है तो चुनाव चूंकि चल रहे हैं, 3 फेज का चुनाव हो गया है और उसमें इस रिपोर्ट का आना सिर्फ एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि भाजपा किसी भी तरह अब इस इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम के डिबेट के चारों तरफ इर्द गिर्द उसको लेके जाना चाहती है, ताकि जो डिस्कोर्स हो वो हिंदू मुस्लिम पे टिक जाए, क्योंकि वो इनका लास्ट रिजॉर्ट होता है। अभी तक के जो आंकड़े होंगे, जो टर्नआउट है, जो बाकी फीडबैक ग्राउंड से होगा, उससे हो सकता है कि थोड़ा उत्साह में कमी आई हो, लग रहा हो कि इनकी तरफ हवा नहीं शायद बह रही है जिस तरह से उम्मीद थी। तो अब ये बिल्कुल अंतिम शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया गया है। इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है ये हमें नहीं पता। क्यों और आर्थिक सलाहकार समिति किस पर्पस से उसने ये सर्वे किया हमें उसके बारे में नहीं पता। उसको इस वक्त लाने का क्या आगे प्लान ऑफ एक्शन है वो हमें नहीं पता। भाई सेंसस होती, उसमें आंकड़े आते और उसको जनता के सामने लाया जाता तो उसका ठीक है एक प्रोसेस होता है, पता चला। ये एकदम से बीच में इस रिपोर्ट को लाने के पीछे मंशा ही मुझे समझ में नहीं आ रही है, और मंशा जब समझ में नहीं आ रही है तो डाउटफुल तो कुछ ना कुछ जरूर है। दूसरा, अब ये जो हिंदू मुस्लिम का हमने देखा है हर फेज के बाद
चुनाव का जो चर्चा होती है वो बदल जा रही है। अब हम देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे ने, पहले उन्होंने मंगलसूत्र वर्सेस मुस्लिम के आरक्षण पे शुरू किया, अब ये जो संख्या बढ़नी शुरू हुई तो इस पे 3-4 दिन तक चर्चा होती रहेगी। तो ले दे के ये बीजेपी की हिंदू मुस्लिम राजनीति का जो एक रूप है, अब फाइनल फेजेस में मुझे लग रहा है वो हावी रहेगा। यह बात आप कह रहे हैं समीर जी। अगर मैं पूर्णिमा जी की बातों को थोड़ा समाप्त करूं तो एक लाइन में ऐसा समझ में आ रहा है कि बीजेपी की हताशा की वजह से हिंदू मुसलमान पर का नैरेटिव बनाने की, गढ़ने की कोशिश हो रही है और रिपोर्ट भी उसी कड़ी में एक कदम है। नहीं, देखिए, तब मुझे लगता है कि इसमें पूरी सच्चाई नहीं हो सकती। अगर हिंदू मुसलमान करना होता तो भारतीय जनता पार्टी इस रिपोर्ट को बहुत पहले लेकर आती है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में या केंद्र सरकार की योजना होती तो। लेकिन ये बात भी सही है कि इस चुनाव के अंदर कई मुद्दे रहे, कई मुद्दे नए जोड़े गए और कई मुद्दों को छोड़कर चुनाव को जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम में किया गया है वो भी एक इस चुनाव का एक हिस्सा बना है, सबने देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि रिपोर्ट को लेकर ये कह देना कि रिपोर्ट सिर्फ चुनाव के राजनीतिक लाभ के लिए लाई गई होगी, मुझे लगता है पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि 3 फेज का चुनाव हो चुका है। अगर सरकार इसका राजनीतिक लाभ देना चाहती तो इसको 18 अप्रैल को जारी कर सकती थी, पहले फेज के मतदान के पहले, या जारी करने के बाद इसके ऊपर लगातार सरकार एक आक्रामक रुख अख्तियार करती और इसके ऊपर प्रधानमंत्री का बयान आता या गृह मंत्री का बयान आता या राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आता। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने, अभी गृह मंत्री ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बयान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का इस बयान नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत राजनीतिक लाभ न पार्टी मान के चल रही होगा, न पार्टी इसका लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट को सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के दृष्टिकोण से न देखा जाए, ये सिर्फ चुनाव के लिए लाई गई रिपोर्ट है, यह आने वाले खतरे को बताने वाली एक रिपोर्ट के रूप में भी इसे देखा जाना चाहिए कि आज 2024 में जब ये रिपोर्ट आ रही है तो ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि अगर आज हम नहीं चाहते तो 2040 और 2047 का भारत, जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उस समय क्या स्थिति हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यह रिपोर्ट हर हिंदू को, हर देश के सच्चे नागरिक को गंभीरता से लेना चाहिए। सलाहकार समिति है। मैं आ रहा हूँ पूर्णिमा मैम, एक छोटी सी बात जोड़ दूं। समीर सर, 4 जून तक तो इंतजार किया जा सकता था ना इसके लिए। अब देखिए रिपोर्ट क्यों जारी हुई और 4 जून तक क्यों इंतजार नहीं किया गया, और मुझे लग रहा है कि इस रिपोर्ट को लेकर कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा कोई नैरेटिव बन जाएगा कि रिपोर्ट आते ही पूरा हिंदू समाज एक भारतीय जनता पक्ष में वोटिंग करने लग जाएगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस रिपोर्ट का कोई इतना असर होने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट तो आज जारी हुई और आप देखिए कि रिमोट एरियाज में रिपोर्ट क्या पहुंचेगी, इस पर चर्चा होगी या मीडिया में लगातार इस पर चर्चा होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को होने वाला होगा। हाँ, अगर ये रिपोर्ट आने के बाद अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान आता है इस रिपोर्ट के ऊपर तो मुझे लग रहा है कि बात जमीनी स्तर तक जरूर जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का भी कोई बयान नहीं आया, तो मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस रिपोर्ट को कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में है। ठीक है, पूर्णिमा जी आप कुछ कह रही थी मैम। जोड़ना चाहती हूँ कि ये जो आर्थिक सलाहकार समिति है उसका मैंडेट ये कहाँ है कि वो इस तरह से धर्म के आधार पर सेंसस करे और उसको आंकड़ों को सार्वजनिक करे। अभी इस वक्त उस रिपोर्ट को पब्लिक करने का, जारी करने का क्या मकसद है, पहले तो हमें ये बताया जाए किस मकसद से आर्थिक सलाहकार समिति ने वो रिपोर्ट की है, वो बनाई है, वो सर्वे किया है। तो पहले तो उसके मकसद को एक्सप्लेन करना होगा ना। और जहां तक नैरेटिव करने की बात है आदर्श जी, तो नैरेटिव तो शुरू हो गया है। अभी मैंने गिरिराज सिंह को देखा, वो कह रहे हैं कि अब ये इस्लामिक, आज भी ये देश का हिंदू नहीं चेता तो देश अब इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। तो ये जो एक हवा खड़ा किया जाता है कि हिंदुओं की आबादी, हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे और मुसलमान उनसे ज्यादा हो जाएंगे और इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, वो एक हवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और अगर जब समीर जी की बात से मैं थोड़ा सहमत हूं कि अगर राजनीतिक लाभ लेना होता तो चुनाव के पहले आता। चुनाव के पहले शायद उनको ये आइडिया नहीं रहा होगा कि इस चीज की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो उसको बिल्कुल किनारे रखा गया रहा होगा। अब जो हवा का रुख है उनको हो सकता है अपने हिसाब से बहता हुआ नहीं दिख रहा है और इसलिए इसको लाया गया है। एक बात और है, थोड़ा डाइवर्शनरी टैक्टिक्स भी जरूर है इस रिपोर्ट के माध्यम से बीजेपी या सरकार के द्वारा, क्योंकि जो अडानी अंबानी पे जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कल आया है, कांग्रेस को जिस तरह से अक्यूज किया है, वो बिल्कुल ही एक डिस्कोर्स को इस तरह से ले जा रहा था जो बीजेपी के लिए बिल्कुल उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा था। उस डिस्कोर्स को कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए हो सकता है टालने के लिए एक ये नई चीज उछाल दी गई है कि अब मीडिया 2-3 दिन इस पर बहस करेगी, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा और तब तक वो वाला मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, फिर कोई नया मामला आ जाएगा। तो मुझे तो इसमें सिर्फ राजनीतिक ये इनकी है सोची समझी
प्लानिंग दिखाई दे रही है, और इसका पर्पस इस वक्त क्या होगा ये मुझे बिल्कुल पॉलिटिकल माइलेज लेने के अलावा उसका कोई दूसरा पर्पस मुझे दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, ये अहम बात आप कह रही हैं, और जो बात आपने जोड़ी ना इसमें, क्योंकि उसको लेकर के भी चर्चा हो रही है। जब कई लोगों से हमने भी बात की तो उन्हें भी यही लग रहा है। समीर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं पूर्णिमा जी की बात को लेकर। देखिए, एक तो ये कि अडानी अंबानी को लेकर जिस तरीके से पीएम मोदी ने जो बातें कही, तो कहा यह गया, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि वो चले गए विपक्ष की पिच पर। आज फिर वापसी हुई इस मुद्दे को लाकर, शायद बीजेपी अपनी पिच पर वापस लाने की कोशिश कर रही है विपक्ष को। क्या ऐसा है? एक दूसरा, एक तरफ गिरिराज सिंह इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर, कहते हैं कि देश को धर्मशाला बनाकर रख दिया कांग्रेस ने और बाकी पार्टियों ने। साक्षी महाराज की बात करें, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब जब हिंदू घटा तो देश बटा। तो ये एक नैरेटिव नया बनाने की कोशिश हो रही है ना सर, इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं टाइमिंग पर। देखिए, साक्षी महाराज की अगर आप बात करोगे या गिरिराज सिंह की बात करोगे तो ये हमेशा इस तरह के बयान देते रहते हैं। रिपोर्ट नहीं आई आती है, उसके पहले भी उनके किसी ना किसी मामले पर इस तरह के बयान आते रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इनके बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, और कई बार भारतीय जनता पार्टी ने इनके बयानों को इनका निजी बयान कहकर खारिज भी किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं, देश के गृह मंत्री अगर बोलते हैं, या संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का कोई अगर बयान आता है, तो मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट पर चर्चा होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी किसी भी बड़े नेता का इस संदर्भ में बयान नहीं आया है। लेकिन अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट बनती है तो मुझे लगता है ये समय से पहले ही आ जाना चाहिए। ऐसी रिपोर्टों को बहुत देर तक रोककर नहीं रखना चाहिए। ये अभी भी रिपोर्ट आए, ये देश को जागरूक करने और देश की जनता को आगाह करने की रिपोर्ट देती है कि देश किस खतरे की ओर बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि देश की जनता को ये रिपोर्ट देखी जानी चाहिए। आप देखिए, बार बार हम घुसपैठियों का जिक्र करते हैं कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी घुसपैठियों को घुसा के अपना वोट बैंक बना रही है। ओबीसी के बारे में इस बात का जिक्र होता है। आसाम में जब पहले सरकार आई तो किस तरीके से घुसपैठिए घुस गए थे। अगर केंद्र सरकार जो बात करती है कि एनआरसी की बात करती है या सीए की बात करती है, तो मुझे लगता है कि ये घुसपैठियों के लिए जो केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि उन्हें आइडेंटिफाइड किया जाए और देश से बाहर किया जाए या घुसपैठियों को रोका जाए, तो मुझे लगता है कि जब विपक्ष के जो कुछ नेता इस तरह के जो बयान देते हैं कि नहीं, हम हमारे देश में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, तो मुझे लगता तभी लगता है कि वो चाहते हैं कि देश का भौगोलिक संतुलन बिगड़े और इस देश की दशा और दिशा में परिवर्तन हो। मुझे लग रहा है यह एक खतरे की घंटी है जिससे सबको समझने की जरूरत है, और सभी हिंदुओं को और देश के नागरिकों को जो इस देश के जल जंगल और जमीन जानवर से प्यार करते हैं, उन सबको इस खतरे से आगाह करने के लिए यह रिपोर्ट बहुत जरूरी है। नहीं, चलिए, जो आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि खतरे की घंटी हो सकती है, पूर्णिमा जी, समीर जी कह रहे हैं कि खतरे की घंटी हो सकती है। अब इससे विपक्ष कैसे निपटेगा? विपक्ष, क्योंकि आरोप तो सीधा विपक्ष पर लग रहा है ना कि उन्होंने तुष्टीकरण किया इसलिए ये हुआ। आदर्श जी, ये बताइए 10 सालों से सरकार किसकी है? तो अगर घुसपैठिए आ रहे हैं, ये खतरे की घंटी है, तो ये सरकार 10 सालों से क्या कर रही थी? एकदम से आज अचानक कैसे सरकार को पता चला कि इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है और हिंदू बहुत कम हो गए हैं और अब माइनॉरिटी में जा रहे हैं और खतरे में आ रहे हैं? भाई 10 सालों में आपको बिल्कुल ही अंदाजा नहीं लगा कि ये स्थिति है आज की डेट में, और उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाने चाहिए? क्या कदम उठाए उन्होंने? तो अगर घुसपैठिए आ रहे हैं, अगर बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो ये किसकी कमजोरी को दिखाता है, किसकी नाकामी को दिखाता है? ये सेंट्रल की सरकार को दिखाता है ना कि वो इस फ्रंट पे बिल्कुल ही फेल रही है। दूसरा, जब 200 साल ब्रिटिश राज रहा, उसके पहले 800 साल मुस्लिम्स का रूल रहा, उसमें जब हिंदुओं की आबादी मुसलमानों से कम नहीं हुई, तो आजाद भारत में इस तरह की कल्पना करना, ये तो बिल्कुल बच्चे को डराने वाली जैसी सिचुएशन प्रधानमंत्री जी क्रिएट कर रहे हैं ना कि भेड़िया आया, बच्चा सो जाएगा डर के मारे कि भेड़िया आ जाएगा। तो ये मुसलमान को भेड़िया बना के भेड़िया आया कह रहे हैं, ताकि हिंदू डर के उनके पक्ष में उनके पीछे खड़े हो जाए, क्योंकि अभी तक लग रहा था कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब बढ़ रही है, क्योंकि जो भी नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं वो उनके अगेंस्ट चला जा रहा है। तो ये तो एक बहुत ही हास्यास्पद सी स्थिति है कि चुनाव के बीचों बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति, मतलब उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या मैंडेट है उसका भाई, कि वो इस तरह का सर्वे जारी करे और उसको लेके फिर अब हम चुनाव के आसपास चर्चा करने लगे। तो टेम्पो में जो नोट भरे गए और कहाँ भेजे गए उस पर चर्चा ना हो, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी इस तरह की चीजों को अब सामने ला रहे हैं।
जाहिर सी बात है, आप दोनों बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। समीर जी, बहुत जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो तमाम सवाल उठाए पूर्णिमा जी ने, वो भी तो महत्वपूर्ण है ना। 10 साल से आपकी सरकार, चुनाव के बीच में इस तरह की रिपोर्ट, चुनाव के बाद चरण दर चरण जैसे जैसे चुनाव बदलता गया, भाषण बदलते गए, मुद्दे बदलते गए। पहले बात हो रही थी विकास की, विकास के नाम पर, उसके बाद फिर हिंदू मुसलमान आ जाता है, फिर चुनावी घोषणा पत्र आ जाता है, उसको मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहा जाता है। सवाल इसलिए क्योंकि सरकार बीजेपी की है, इसलिए ज्यादा सवाल बीजेपी से। अब ऐसे में क्या वाकई फंसती हुई दिख रही है बीजेपी अपने आप को, या जो 400 पार का नारा था वहां तक पहुंचते नहीं देख पा रहे हैं? ऐसी कुछ स्थिति बन गई है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं लाने की स्थिति में। भारतीय जनता पार्टी को बहुत आराम से बहुमत बन रहा है। देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी का अगर भाषण देखेंगे, दिन में 3 रैलियां प्रधानमंत्री हर रोज कर रहे हैं चुनाव को लेकर, तो उस भाषण के अंदर आप देखेंगे तो अगर 40 मिनट प्रधानमंत्री बोलते हैं तो 35 मिनट प्रधानमंत्री मोदी अपने विकास और 10 साल जो काम किया उसका जिक्र करते हैं। 5 मिनट वो जरूर इस तरह की बातों का जिक्र करते हैं, और यो जो जिक्र करते हैं अपने भाषण से हटकर, उसका जिक्र मीडिया में होता है। मीडिया वो 35 मिनट का भाषण का जिक्र नहीं करता। सिर्फ 5 मिनट जब प्रधानमंत्री मोदी अगर टेम्पो की बात कर देते हैं कि क्या अंबानी अडानी से टेम्पो में पैसा आ गया है, या प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की तरफ इशारा कर देते हैं, या प्रधानमंत्री किसी और मुद्दे को छेड़ देते हैं, तो मुझे लग रहा है उसकी चर्चा ज्यादा होती है। प्रधानमंत्री तो हर भाषण में अपना जिक्र कर रहे हैं। और ये जो आर्थिक सलाहकार समिति की जो रिपोर्ट आई है 1950 से लेकर 2015 तक के समय तक की आई है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कार्यकाल संभाला है, ये 2015 तक की रिपोर्ट आई है। तो मुझे लग रहा है कि इस रिपोर्ट की गंभीरता को भी समझना जरूरी है। एक देश इसमें एक सच्चे राष्ट्र सेवक के रूप में आने वाले खतरे के लिए एक घंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये रिपोर्ट आने के पहले भी अगर आप देखेंगे तो कई एनजीओ ने, कोई सामाजिक संगठन, और ये आम चर्चा की बात होती थी कि देश के अंदर हिंदुओं की संख्या कैसे कम हो रही है और मुसलमान कैसे बढ़ते जा रहे हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं, आप कई दूसरे देश अपने पड़ोसी भी देख सकते हैं जहां मुसलमानों की संख्या बढ़ी और हिंदुओं की संख्या कम हुई है। फ्रांस जैसे देश के अंदर इतने दंगे जब हुए, जब कहा गया कि भाई लोकल लोग कम हो गए, बाहर के घुसपैठिए और शरणार्थी फ्रांस में ज्यादा हो गए, तो मुझे लग रहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों का जो है इसमें फर्क भी करना होगा, और ये देखना भी होगा कि किस तरीके से लोग जो देश में घुस गए उन्हें कैसे बाहर किया जाए, और कैसे और देश के अंदर आ ना सके, और जो देश के अंदर है वो बहुत ज्यादा जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ न सके। इसके लिए सरकार को कदम उठाने होंगे। मुझे लगता है आने वाले में सरकार हो सकता है नए कार्यकाल में, जब तीसरा कार्यकाल आएगा प्रधानमंत्री मोदी जी का, हो सकता है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए। तो अभी देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर आगे कैसे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि तीसरा कार्यकाल एक कठोर निर्णय का होने वाला होगा, कई कड़े फैसले होंगे, देश की जनता को तैयार रहना होगा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में प्रधानमंत्री इसको लेकर कई कठोर फैसले लें। ठीक है, ये अहम बात आप कह रहे हैं। पूर्णिमा जी, एक आखिरी सवाल, समीर जी को भी आप सुन रहे हैं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी नेता लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरीके से विपक्ष पर, खास करके कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं, क्या कांग्रेस बीजेपी की पिच पर आके ही अब आगे के चुनाव में इस पूरे मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगी? अभी तो मुद्दे बदलेंगे चरण दर चरण, लेकिन अभी जो स्थिति बनी है, या कुछ रणनीति और होगी? बीजेपी में बेचैनी इस बात की थी कि पिछले 3 जो फेज में चुनाव हुए हैं वो बीजेपी कांग्रेस के पिच पे सडनली पता नहीं क्यों खेलने लगी थी। वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो हो गया या शहजादे हो गए, वो 3 फेज के चुनाव तो उन्हीं सारी बातों पे चर्चा करते निकल गया। अब किसी तरह कांग्रेस को अपनी पिच पे लाने की ये डेस्परेट कोशिश है बीजेपी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कहते हुए कि इस तरह की डेस्परेट कोशिश क्यों करने की उनको जरूरत पड़ रही है। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है कि हम इतने आराम से जीत रहे हैं तो इस तरह की बातें बीच चुनाव में क्यों शुरू करनी है? ऐसा कोई सर्वे अगर था भी, 15 तक का सर्वे था अगर ये, तो ये चुनाव के पहले भी तो जारी किया जा सकता था। अगर उसकी पॉलिटिकल मंशा नहीं होती तो चुनाव के बीच में ये रिपोर्ट क्यों आती? चुनाव को आप ही की इलेक्शन कमीशन ने, आपकी सरकार ने डेट डिसाइड किए, उसके पहले जारी कर देते और कितना भी चाहे लाभ उसका उठाते, बीचों बीच इसको लाने की क्या जरूरत थी? तो हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी, तो ये तो मुझे इसको सुन के ही हंसी आ रही है कि जब तक मुगलों ने राज किया, मुस्लिम रूलर्स ने राज किया, तब तक तो हम माइनॉरिटी में हुए नहीं, और अब जब अपना देश आजाद है और हमारी अपनी सत्ता है, अपनी सरकार है, तो हम माइनॉरिटी में चले जाएंगे। ये तो सोच के ही हंसी आ रही है। ये तो मतलब कोई भी नॉर्मल सेन पर्सन के लिए डिबेट करना ही मुश्किल है। मैं इस पर क्या बोलूं, मेंटल ये बैंकरप्सी की तो इंतहा हो गई। लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी, तमाम बातें आपने जो रखी और जो सवाल आपने उठाए, जाहिर सी बात है उन सवालों को लेकर ही ये बात हम करना चाह रहे थे कि टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इन चुनाव के बीच में इस तरह के रिपोर्ट का आना, उसके जो अलग अलग मायने निकल रहे हैं, वो चाहे पक्ष में निकले, विपक्ष में निकले, जो भी निकल रहे हैं, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। और इसीलिए
क्या वाकई हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है, क्या वाकई दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है, फैसला आपको करना है। लेकिन अलग अलग एक्सपर्ट्स जो तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको क्या लगता है, उनको भी आपने सुना। और आप भी जरूर हमारे इस रिपोर्ट पर अपना कमेंट कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि आखिर चुनाव के बीच में इस रिपोर्ट के मायने क्या हैं। और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अमर उजाला.com पर बने रहिएगा।